गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा के छठे चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक के अभ्यास प्रश्न है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से समझना। इन्हीं प्रश्नों में से कुछ प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। प्रश्न नंबर पहला दिया है यहाँ पर, FeCl3 का FeCl2 में परिवर्तन क्या कहलाता है, यानी क्रियाकारक में कौन रहेगा FeCl3 और उत्पाद में बन गया कौन FeCl2। तो इसका मतलब यहाँ पर देखना आप, क्रियाकारक में Cl क्लोरीन 3 है और उत्पाद में क्लोरीन है वो 2 है, यानी उत्पाद में एक क्लोरीन है उसकी कमी हो गई, तो एक क्लोरीन है उसका त्याग हो गया। यहाँ क्लोरीन है एक ऋण विद्युतीय तत्व, तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ है, ऋण विद्युतीय तत्व का त्याग हुआ है। जब कभी ऋण विद्युतीय तत्व का त्याग होता है तो उस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पूछा है कि FeCl3 का FeCl2 में परिवर्तन कहलाता है, तो वो होगा अपचयन अभिक्रिया है। आप इस अभिक्रिया को वैसे भी याद कर सकते हो, क्रियाकारक में देखना FeCl3 है, FeCl3 इसकी क्रिया हो जाएगी H2 से, FeCl3 प्लस H2, और उत्पाद में FeCl2 प्लस और बनेगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर एक क्लोरीन है उसका त्याग हुआ है, क्लोरीन एक ऋण विद्युतीय तत्व है, तो ऋण विद्युतीय तत्व का त्याग है वह अपचयन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न, एक पदार्थ 2 छोटे सरल अणुओं में टूटता है तो अभिक्रिया होगी, यानी क्रियाकारक में तो एक ही पदार्थ है कोई, ठीक, और उत्पाद में वही 2 पदार्थों में टूट गया, तो इसे अपघटन, क्योंकि पदार्थ एक है टूट गया तो अपघटन विखंडन अभिक्रिया भी कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, विखंडन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो यहाँ हो गया अपघटनीय, तो यहाँ आ जाएगा क अपघटनीय। जब क्रियाकारक एक हो और उत्पाद एक से अधिक हो तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम उदाहरण भी ले सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो उत्पाद में एक तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस एक गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर हो गया अपघटन, तो यह अपघटनीय प्रकार की अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, देखना क्या पूछ रहा है इसमें, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो जब कभी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो वह अभिक्रिया होती है अपचयन, कौन सी, सॉरी, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो वह होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और जो कोई पदार्थ यह ऑक्सीकरण करता है उस पदार्थ को, उसको स्वयं को हम अपचायक कहते हैं। जैसे हम उदाहरण ले लें सोडियम, ठीक, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण ले रहे हैं। सोडियम है, देखना 11 नंबर का तत्व है, इसके के कोश में 2, एल कोश में 8 और एम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम का के व एल जो आंतरिक कोश है ये तो पूर्ण है, भरे हुए हैं, तो इन कोशों से न तो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे और न ग्रहण किए जाएंगे, ये कोश तो पूर्ण है। एम कोश है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम है, इसको इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़े तो 1 इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करेगा और ग्रहण करने पड़े तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो अपनी ऊर्जा बचाने के लिए यह सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो उत्पाद में क्या बन गया Na+1, क्योंकि इसने क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, इसे Na+ भी लिख सकते हैं। और प्लस, अब इस अभिक्रिया को संतुलित करते हैं अपन, तो क्रियाकारक में टोटल इलेक्ट्रॉन 11 हो गए, सोडियम 11 नंबर का है तो 11 इलेक्ट्रॉन है, और Na+1 का मतलब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया इस एम कोश से, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर लिखा जाएगा +1 E- माइनस इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो यहाँ है, यह अभिक्रिया है, यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उस पदार्थ को अपचायक कहते हैं। तो यहाँ ऑक्सीकरण किसका हुआ, सोडियम का,
तो सोडियम स्वयं है अपचायक। अपचायक का मतलब अपचयन करने वाला। किसका? किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन करने वाला पदार्थ है वो अपचायक कहलाता है। तो किसी दूसरे का अपचयन करेगा तो स्वयं का ऑक्सीकरण हो जाएगा। कहने का मतलब यह है अपना स्वयं का इलेक्ट्रॉन निकाल कर किसी दूसरे पदार्थ को दे देता है, जिससे स्वयं तो ऑक्सीकरण हो गया और अगले का अपचायक। अपचायक यानी अपचयन करने वाला। किसका? किसी और का। तो किसी और का अपचयन करेगा तो स्वयं का ऑक्सीकरण हो जाएगा, यानी स्वयं अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर किसी और को दे देगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है कोई और इससे संयोग कर सकता है। तो तीसरा प्रश्न क्लियर हुआ आपको। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो इसमें आएगा गैर अपचायक। अपचायक जिसका स्वयं का ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक होता है। आशा है प्रश्न ध्यान से समझा होगा आपने। नेक्स्ट लेते हैं प्रश्न नंबर 4। दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रिया है। वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है, यानी क्रियाकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं और उत्पाद मिलकर पुनः क्रियाकारकों में बट जाते हैं। वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण भी कर सकते हैं अपन। N2 जैसे एक हेबर विधि से अमोनिया का निर्माण, N2+3H2, इससे बनेगा 2NH3। हेबर विधि से अमोनिया के निर्माण की यह रासायनिक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में N2 और 3H2 2NH3 बना रहे हैं, दो अणु अमोनिया के बना रहे हैं और अमोनिया पुनः N2 और H2 में परिवर्तित होता जाता है। तो यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपादित होती है, तो इसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं सामान्यतः कम ही है। अधिकांश अभिक्रियाएं हैं वो अनुत्क्रमणीय प्रकार की होती है, जो केवल एक ही दिशा में चलती है। उनमें क्रियाकारक मिलकर उत्पाद बना लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है, देखना क्या पूछा है इसमें। प्रश्न नंबर 5, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले होते हैं। देखना अभिक्रिया का वेग है उसको बढ़ाने वाले कौन होते हैं? तो वो होते हैं कौन? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक होते हैं। वे अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। यहाँ पूछा है बढ़ाने वाले तो उत्प्रेरक, घटाने वाले तब भी उत्प्रेरक ही नाम आएगा। ये जो उत्प्रेरक है ये अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते। उत्प्रेरक और अभिक्रिया के वेग को बदल देते हैं। देखो उत्प्रेरक क्या होंगे? वे पदार्थ जो अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते बल्कि अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे निकल वगैरह इस प्रकार के जो तत्व है ये उत्प्रेरक के तौर पर उपयोग होते हैं। ये अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते, केवल अभिक्रिया का वेग है उसको परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एंजाइम होते हैं। तो जो एंजाइम है वो हमेशा जैव उत्प्रेरक होते हैं। जीवों के शरीर में एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जैसे अपन ले एमाइलेज जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, लाइपेज जो वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है, इसी प्रकार माल्टेज है, सुक्रेज है। इस प्रकार के जो एंजाइम हैं ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ये जो एंजाइम हैं अपने शरीर में पाचन क्रिया है उसमें सहायक होते हैं। जो जटिल पदार्थ हैं उनको सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न है, देखते हैं क्या पूछ रहा है इसमें। 2Mg+O2 2MgO बना, यानी मैग्नीशियम है इसकी क्रिया किससे हुई? ऑक्सीजन से, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक, इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम धातु हो रहा है। तो देखना मैग्नीशियम धातु है यह अकेला है क्रियाकारक में, और +O2 इस मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण करवाया अपन ने, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से क्रिया करवाई, या यूँ कह सकते हैं मैग्नीशियम का दहन कराया। तो दहन कराने पर भी कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है, या और भी कह सकते हैं मैग्नीशियम को हमने यहाँ जलाया तो ऑक्सीजन से क्रिया हुई। तो उत्पाद में आप देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो क्रियाकारक में Mg अकेला है और उत्पाद में आप देखो Mg के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। तो जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का संयोग होता है उन अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है।
तो मैग्नीशियम क्या हो गया, ऑक्सीकृत हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है वह दोनों दिशाओं में चलती है, जिनमें क्रियाकारक जो होते हैं, जैसे ए और बी ले लिया अपन ने, वो उत्पाद का निर्माण करते हैं और उत्पाद है वो पुनः क्रियाकारकों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, ये दोनों दिशाओं में चलती है, इसलिए इसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया नाम दिया। तो यहाँ पर दोनों दिशाओं का चिन्ह है वो प्रयुक्त होगा, तो यही उत्तर होगा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ आ जाएगा घ, दोनों दिशाओं में हो रहा है। इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, देखना, वह अभिक्रिया जो बनने वाले उत्पाद से ही उत्प्रेरित होती है कहलाती है। इन अभिक्रियाओं में क्या है, जो उत्पाद बना वही उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो इन अभिक्रियाओं को अपन कहते हैं स्वतः उत्प्रेरित। इन अभिक्रियाओं में जो उत्पाद बनता है वही उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य है करने लग जाता है। जैसे हम लेते हैं, एक है एथिल एसीटेट, ठीक है, एक है एथिल एसीटेट जिसका सूत्र क्या होता है CH3COO C2H5। उस एथिल एसीटेट की क्रिया अगर हम जल से करवा दें, इससे जल से, तो जो उत्पाद बनेगा उस उत्पाद में क्या होगा, एक तो बनेगा एसिटिक अम्ल CH3COOH जो सूत्र है जिसका, एक बनेगा एथिल एल्कोहल C2H5OH। इस अभिक्रिया में जो एसिटिक अम्ल बनता है यही एसिटिक अम्ल है उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाता है। तो यह हुआ इसका उदाहरण। तो इसमें क्या पूछा है, वह अभिक्रिया जो बनने वाले उत्पाद से ही उत्प्रेरित होती है कहलाती है। तो यहाँ होगा ग स्वतः उत्प्रेरित, और ये उदाहरण मैंने बता दिया जिसमें एथिल एसीटेट की क्रिया जल से करवाई तो एसिटिक अम्ल और एथिल एल्कोहल बना, और जो एसिटिक अम्ल बना है वह स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाता है। इसके बाद लेते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अब क्या होता है ये देखते हैं अपन। अब ऊष्माक्षेपी, देखो ऊष्माक्षेपी, क्षेपी से ही आप समझ जाओ कि क्षेपण यानी उत्सर्जन। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी कि ऊष्मा बाहर निकलती है। तो यहाँ हो जाएगा क कि ऊष्मा बाहर निकलती है। जैसे हम मेथेन का दहन कराए, मेथेन यानी लकड़ी जो जलाते हैं अपन, बस वही अभिक्रिया है। यहाँ लकड़ी में मेथेन होता है, मेथेन का सूत्र है CH4। जब इसको जलाएं, तो किसी भी पदार्थ को हम जलाते हैं तो हमेशा आप किससे क्रिया कराओगे, याद ही कर लो, ऑक्सीजन से। मेथेन इसका सूत्र CH4 है। जब इसको जलाएं यानी इसकी क्रिया ऑक्सीजन से करवाएंगे, तो मेथेन यानी अपन लकड़ी ही जला रहे हैं, लकड़ी में मेथेन होता है। तो इस पदार्थ का जब ऑक्सीकरण करवाएंगे यानी मेथेन को जब जलाएंगे, तो एक तो निकलेगा जल, लकड़ी कितनी ही सूखी रहे उसमें कुछ ना कुछ नमी तो ज़रूर होती है, तो जो जल है जो जलवाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगा जब लकड़ी जलेगी तब, प्लस एक गैस निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा। तो यहाँ यह अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें लकड़ी को जलाते हैं तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो लकड़ी जलाते हैं तो एक तो जल जो निकला जलवाष्प के रूप में वातावरण में चला गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये भी वातावरण में चली गई, प्लस ऊष्मा जो है जिससे हम सर्दियों में अलाव वगैरह हैं उनके रूप में प्रयुक्त करते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, रासायनिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो आप संक्षेप में कर सकते हो, पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है। मैं एक शॉर्ट परिभाषा बता रहा हूँ कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, एक नया पदार्थ बनेगा, बस वही रासायनिक परिवर्तन है। जो नया पदार्थ बनता है उससे पुनः पहले वाला पदार्थ है वो नहीं बनता, क्योंकि इस रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुण और संगठन में परिवर्तन हो जाता है, जिससे पहले वाला पदार्थ है वह दोबारा से नहीं बन पाता है। तो अपन इनमें उदाहरण देखते हैं, जैसे यहाँ दिया है, देखना आप, कोयले को जलाने पर, कोयले का दहन करवा रहे हैं, कोयले को जलाने पर CO2 उत्पन्न होती है। कोयला है इसको जला रहे हैं,
तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह उत्पन्न होती है। तो इसमें आप देख सकते हो कि पहले कोयले में क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक। इसको जलाएंगे तो जलाते हैं किसी भी पदार्थ को तो ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं, क्योंकि कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है। तो कोयले को जला रहे हैं तो कौन सी गैस बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इससे पुनः ऑक्सीजन और कोयला नहीं बनाया जा सकता। तो यह हो गई रासायनिक अभिक्रिया, और रासायनिक अभिक्रिया पदार्थों के रासायनिक परिवर्तन के कारण ही होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है, वनस्पति तेल जो होते हैं, वनस्पति तेल यानी पेड़ पौधों से प्राप्त तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने वाले उत्प्रेरक का नाम लिखिए। देखना कोई रासायनिक अभिक्रिया ही है यहाँ, जो संकलन या संयुग्मन अभिक्रिया होगी यहाँ पर। वनस्पति तेल जो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है उसी से वनस्पति घी बनाया जाता है जो बाजार में मिलता है। वनस्पति घी का मतलब यही हुआ कि यह वनस्पति तेल से बनाया गया है। तो यहाँ पर पूछा तो क्या है, केवल छोटी सी बात पूछी है, फिर भी मैं और समझा देता हूँ। उत्प्रेरक का नाम पूछा है कि वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने वाले उत्प्रेरक का नाम लिखिए, तो वो उत्तर हो जाएगा निकल, ठीक। तो यहाँ पर निकल उत्प्रेरक का मिल लिया। अभिक्रिया कौन सी हो रही है, संयुग्मन अभिक्रिया। यहाँ पर वनस्पति तेल जो होते हैं वो होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे हम ले सकते हैं यहाँ पर CH2 द्विबंध CH2, ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ले लिया, प्लस उसका हाइड्रोजनीकरण करवाया, उसकी क्रिया हाइड्रोजन से करवाई। 100 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब रहेगा, कितना, 100 एटमॉस्फेयर तो वायुमंडलीय दाब रहेगा, और 473 केल्विन है वो ताप रहेगा। उस पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनीकरण होगा निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाएगा CH3 एकलबंध CH3, ठीक। इसके बाद लेते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर, उत्प्रेरण कितने प्रकार का होता है, नाम लिखिए। तो उत्प्रेरण 4 प्रकार का हो गया, एक धनात्मक उत्प्रेरण, एक ऋणात्मक उत्प्रेरण, एक स्वतः उत्प्रेरण, और एक होता है जैव उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरण में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया है उसका वेग बढ़ जाता है, यानी इनमें जब उत्प्रेरक डाला जाता है तो वो उत्प्रेरक है अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। ऋणात्मक उत्प्रेरण तब होता है जब रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक डाला जाता है वह अभिक्रिया का वेग घटा देता है। और स्वतः उत्प्रेरण में जो उत्पाद में जो पदार्थ बनता है वही उत्प्रेरक का काम करता है। और जैव उत्प्रेरण में सजीवों के शरीर में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। धनात्मक उत्प्रेरण, इनमें क्या होगा, जो उत्प्रेरक डाला वो अभिक्रिया का वेग है वो बढ़ाएगा। ऋणात्मक में जो उत्प्रेरक डाला वो अभिक्रिया का वेग घटाएगा। स्वतः उत्प्रेरण में उत्पाद बना है वही उत्प्रेरक का कार्य करेगा, और जैव उत्प्रेरण में सजीवों के शरीर में उपस्थित एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करेंगे। इसमें पूछा तो केवल प्रकार ही है, पर मैंने और भी विस्तार से आपको समझा दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, देखना आप क्या पूछा है। Zn + CuSO4 और उत्पाद में बना ZnSO4 + Cu। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो इस अभिक्रिया को पहचानने का एक तरीका है कि क्रियाकारक में एक तो Zn यानी कोई तत्व दे रखा है अपन को, ठीक, और एक है CuSO4 कॉपर सल्फेट, यह पूरा यौगिक दे रखा है। और उत्पाद में हम देख रहे हैं कि ZnSO4 बन गया प्लस Cu, यानी ये Zn है ये प्लस और SO4 ये माइनस का, ये बन गया, Cu बाहर निकल गया। तो यहाँ पर यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया होगी। इसमें Zn है, पहले तो इनको आवेशित करते हैं अपन, तो Zn पर चार्ज कौन सा आ गया, प्लस, इस Cu पर प्लस और SO4 पर माइनस। हम देख रहे हैं जब हम सक्रियता श्रेणी है उस पर नज़र दौड़ाते हैं तो हम पाते हैं कि जिंक है वह कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो जिंक कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर देगा और जिंक कॉपर की जगह आ जाएगा। तो आप उत्पाद में देखो बन गया जिंक सल्फेट प्लस कॉपर है वो बाहर निकल गया। तो यह हो गई एक विस्थापन अभिक्रिया। फिर एक और नाम दिया है कि रेडॉक्स भी है। अब रेडॉक्स अभिक्रिया वह होती है जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन की क्रिया साथ साथ चलती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है।
तो यहाँ देखना आप, जो Zn है क्रिया कारक में अकेला है, उत्पाद में क्या बन गया, ZnSO4। यानी इस Zn ने क्या कर लिया, ऑक्सीजन से क्रिया कर ली। तो जब किसी तत्व का ऑक्सीजन से संयोग हो जाता है, क्रिया कारक में अकेला है, उत्पाद में ऑक्सीजन से जुड़ गया, तो किसी तत्व का ऑक्सीजन से संयोग होता है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो Zn से ZnSO4 बना, यह तो हुआ ऑक्सीकरण। दूसरा ये देखो आप, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट है, क्रिया कारक में कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, उत्पाद में अकेला कॉपर ही रह गया, यानी कॉपर सल्फेट से ऑक्सीजन का त्याग हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, अपचयन। ये हम जानते हैं अपचयन में कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का त्याग होता है। तो यहाँ ऑक्सीजन का संयोग भी हो रहा है और अपचयन भी, यानी ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी, इसलिए यह रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण दे। तो रेडॉक्स का ऊपर वाला उदाहरण भी कर सकते हैं अपन, साथ ही एक और लिया है हमने, जहाँ आयरन ऑक्साइड, देखो Fe2O3, ये आयरन ऑक्साइड है, इसकी क्रिया करवाई कार्बन मोनोऑक्साइड से, CO जिसका सूत्र है। तो उत्पाद में आयरन अकेला है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। तो इसमें देखना कि ऑक्सीकरण व अपचयन की क्रिया साथ साथ हो रही है, इसलिए यह रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्रिया कारक में Fe जो लोहा है, इसने ऑक्सीजन से क्रिया कर रखी है, देखो Fe2O3, यानी आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, पर आप उत्पाद में देखो कि केवल आयरन का आयरन ही बच गया उत्पाद में, यानी इस आयरन ने क्या किया, ऑक्सीजन का त्याग कर दिया। उत्पाद में देख लो अकेला है आयरन। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का त्याग होता है उसे आप क्या नाम दोगे, अपचयन अभिक्रिया। वो तो अपचयन है, तो ये तो हो गया अपचयन। और इधर देखना कि 3 अणु है कार्बन मोनोऑक्साइड के, CO, उत्पाद में कौन बन गया, CO से CO2, यानी ऑक्सीजन जुड़ गई। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, तो यह हो गया ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर यह रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन की क्रिया साथ साथ होती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, अपन लेते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसका मैंने आपको पहले भी बताया था, उत्क्रम का मतलब दोनों दिशाओं में चलने वाली, बस आप यही परिभाषा कर दो, वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है, यानी दोनों दिशाओं में चलती है, जिनमें क्या होगा, क्रियाकारक मिलकर उत्पाद बनाएंगे और उत्पाद पुनः क्रियाकारकों का निर्माण कर लेंगे, तो वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे ये उदाहरण दिया है, यह हेबर विधि से अमोनिया का निर्माण है, उसकी रासायनिक समीकरण है। इसमें नाइट्रोजन जो गैसीय अवस्था में होता है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ये क्रिया करके अमोनिया बनाते हैं, ठीक, और अमोनिया पुनः नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बदल जाती है। तो यह दोनों दिशाओं में चलती है, इसलिए इसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया है कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्प्रेरक वर्धक व उत्प्रेरक विष का क्या कार्य है। देखना, शब्दों पर अपन नज़र दौड़ाएं तो हमारे उत्तर हमारे पास आ ही जाते हैं। उत्प्रेरक वर्धक, वर्धन का मतलब है बढ़ाना, तो और एक है उत्प्रेरक विष। अब विष है, जहर है, वो तो हानि ही पहुंचाता है। तो उत्प्रेरक वर्धक ये क्या करेगा, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाएगा, ये आप ध्यान रखो। उत्प्रेरक वर्धक, देखो एक तो हम रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक डालते हैं, जो उत्प्रेरक क्या करेगा, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, और उत्प्रेरक वर्धक उसी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, और उत्प्रेरक विष है वह उस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटाता है। तो उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ाते हैं, जैसे मोलिब्डेनम, कॉपर, ये उत्प्रेरक वर्धक हैं, जिनको रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक डालते हैं उनके साथ ही डाला जाता है, ताकि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता और अधिक बढ़ जाए। जबकि उत्प्रेरक विष है, ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता है वो घटाते हैं। उत्प्रेरक विष को रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के साथ डालने पर उस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता है वो घट जाती है। जैसे यहाँ लिया है एक CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 देखना, अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल और क्षार हैं, परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को हम नाम देंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्योंकि जो अम्ल होता है
जैसे HCl, ठीक, वह परबल अम्ल है तो उसकी pH हो गई 0। और क्षार लिया अपन ने, जैसे एक ले लिया NaOH, उसकी pH हो गई 14, ठीक। तो अम्ल की pH 0, क्षार की pH 14। इन अम्ल और क्षार से जो लवण बनेगा उसकी pH हो जाएगी 7 और वो उदासीन रहेगा और फिर जल बनेगा। तो यहाँ लवण उदासीन बना, इसीलिए इसे नाम दिया उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि अम्ल और क्षार दोनों के गुणधर्म ही परस्पर अभिक्रिया करने से नष्ट हो जाएंगे, जिससे लवण बनेगा जो उदासीन होगा। तो यह अभिक्रिया हम कर भी सकते हैं। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उत्पाद में क्या बनेगा, लवण NaCl प्लस H2O। यह उदासीनीकरण अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, वेग के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। वेग के आधार पर हम अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटेंगे, एक तीव्र अभिक्रिया होती है और एक मंद अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया का मतलब है कि वे अभिक्रियाएं जो बहुत तीव्र गति से हो जाती है, कहने का मतलब जो क्रियाकारक है वो बहुत तेजी से आपस में क्रिया करके उत्पाद बना देंगे। और मंद अभिक्रियाएं जो होती हैं उनमें जो क्रियाकारक है बहुत धीमी गति से अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। तो यहाँ तीव्र अभिक्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण है अपनी प्रकृति में उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण व जल बनते हैं। और इन अभिक्रियाओं में समय देखो कितना लगता है, 10 की घात आप लिखो तो 10 की घात -10, ठीक, 10 की घात कितनी, -10 सेकंड। अब आप सोच सकते हो कि यह अभिक्रिया कितनी तीव्र गति से होती है। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया है वो प्रकृति में तीव्र गति से होने वाली अभिक्रिया है, और इस अभिक्रिया के संपन्न होने में 10 की घात -10 सेकंड का समय लगता है। एक है जो मंद अभिक्रिया। अपनी इस प्रकृति में सबसे मंद गति की अभिक्रिया कौन सी है, लोहे के जंग लगना। बताया जाता है कि जो लोहा स्तंभ जो बना है दिल्ली में वह लोहे का बना हुआ है, और कहते हैं कि आज तक उसके जंग नहीं लगी है। लोहा धातु है, जंग कब लगेगी, जब धातु की क्रिया ऑक्सीजन से होगी तब जंग लगेगी। तो लोहे के जंग लगना प्रकृति में सबसे धीमी गति की अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया के संपन्न होने में कई सौ वर्ष भी लग जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, ताप अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण दो। इस अभिक्रिया में क्या होगा, कोई पदार्थ रहेगा, देखो ताप अपघटन अभिक्रिया, तो उस पदार्थ को ताप देंगे तब वह पदार्थ अपघटित हो जाएगा। तो अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, एक क्रियाकारक एक से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, और उस क्रियाकारक को जब ताप दिया जाएगा तो उत्पाद एक से अधिक बनेंगे। जैसे हम ले रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र है CaCO3, और यह ऊष्मा या ताप का प्रतीक है, त्रिभुज का सा जो निशान है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, देखो कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब है चूने का जो पत्थर आता है वही है कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो चूने के जो बट्टे आते हैं उनमें क्या करते हैं, चूने के पत्थर को गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर बनता है बिना बुझा हुआ चूना, जिसका सूत्र है CaO, और ऊपर जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तीर का निशान है। इसका मतलब जो CO2 है उसकी प्रकृति गैसीय होती है जो ऊपर मुक्त हो जाती है। तो यह ताप अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। कैल्शियम कार्बोनेट जब इसको गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। चूने के पत्थर को गर्म किया तो बिना भुजा हुआ चूना, ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड बने। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न है वो लेते हैं प्रश्न नंबर 21, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है। कोई भी अभिक्रिया होती है उसमें उत्प्रेरक क्या करते हैं, तो उत्प्रेरक क्या करते हैं, अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते। आपको ये याद ही रखना है, उत्प्रेरक वे पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते बल्कि अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं। यानी उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं और उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को घटा भी सकते हैं, पर उत्प्रेरक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते। जैसे निकल मोलिब्डेनम ये उत्प्रेरक जो किए थे अपन ने,
तो उत्प्रेरक की परिभाषा हम कर सकते हैं आसान भाषा में, वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं परंतु अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते, उत्प्रेरक कहलाते हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया के संतुलन का आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो एक नाम में तो है उत्तर होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कोई भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें क्रियाकारक व उत्पाद हैं उनका कुल द्रव्यमान है वो या कुल अणुभार है वो समान रहता है। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम है वही रासायनिक अभिक्रिया के संतुलन का आधारभूत सिद्धांत है। आप चेक भी कर सकते हो किसी भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया को लिखकर कि उसमें क्रियाकारक और उत्पाद का अणुभार समान रहेगा या नहीं। तो जैसे ऊपर अपन ने एक अभिक्रिया की थी कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मीय या तापीय अपघटन, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हुआ था। तो जब हम लोग इन क्रियाकारकों का और उत्पाद का अणुभार याद करते हैं तो दोनों का समान प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखो रेडॉक्स अंग्रेजी अगर इसका लिखे हम रेडॉक्स REDOX, ठीक। तो RED जो नाम आया है वो आया है रिडक्शन से, RED रिडक्शन यानी अपचयन, और OX नाम आया है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। तो रेडॉक्स इस शब्द में ही छुपा हुआ है कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? अपन यूँ कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ चलते हैं उसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक तरफ ऑक्सीकरण होता है और एक तरफ अपचयन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोयले का दहन कौन सी अभिक्रिया है? तो कोयला है उसको जलाते हैं अपन, तो कौन सी अभिक्रिया होगी? कोयले का दहन एक संयुग्मन अभिक्रिया है एक तो, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, संयुग्मन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक क्रियाकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। संयुग्मन योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ देखना आप कि कार्बन है और प्लस O2 ऑक्सीजन है, तो दो क्रियाकारक है पर उत्पाद देखो आप केवल एक ही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह एक संयुग्मन अभिक्रिया हो गई, योगात्मक हो गई या संयोजन हो गई, एक ही नाम है इनके। साथ ही यहाँ एक और देखो कि कार्बन का ऑक्सीकरण भी हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई तत्व ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और उत्पाद में ऑक्सीजन उसी तत्व के साथ जुड़ जाती है। यहाँ देखना कार्बन अकेला है प्लस O2, इससे अभिक्रिया हुई इसकी क्रियाकारक में, और उत्पाद में कार्बन से कौन जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया, तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह कोयले का दहन है। दो प्रकार की अभिक्रिया हो गई, संयुग्मन अभिक्रिया भी और ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया कराने पर विलयन की pH कितनी होगी? देखना, सर्वाधिक प्रबल अम्ल 0 pH है, सर्वाधिक प्रबल क्षार 14 pH है, और जब लवण बनेगा तो इनका आप लोग औसत निकाल लो, 0 + 14 क्या होता है? 7। तो जो लवण बनेगा उसकी pH होगी 7 और लवण होगा उदासीन। प्रबल अम्ल जैसे हम ले लें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और प्रबल क्षार ले लें जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl की pH 0 है, NaOH की pH 14 है, और जो NaCl बनेगा उसकी pH 7 होगी। NaCl जो लवण है pH 7 है, तो यह हो गया उदासीन। तो ये था आज का हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इससे अगले के प्रश्न हैं हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद।